हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पर, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत सारी टर्म्स देखी थी, जैसे कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है, और हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस भी देखे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। तो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स बेल आइकन आपको देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी, तो आप अपडेटेड भी रहेंगे भी नई वीडियो डल चुकी है और आप उसे देख सकते हैं। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला है कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड व्हाट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने करीबन कुछ 5 प्रोसेसेस देखे थे। कौन से देखे थे मैं एक बार फिर से नाम बता देती हूँ आपको। सबसे पहला हमने देखा था, 1 सेकेंड, ओके, सबसे पहला प्रोसेस जो हमने देखा था दैट वाज आइसोथर्मल प्रोसेस। आप सबको याद होगा, कल हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में सबसे पहला स्टडी किया था आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर हमने स्टडी किया था आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा? आइसोबारिक। फिर हमने कौन सा किया? आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद हमने कौन सा स्टडी किया? हमने स्टडी किया एडियाबैटिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, एक हमने और देखा था साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं ना, ये फर्दर जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब हाँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। अब बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, बहुत इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीट होने में। आप पहला पॉइंट इसके अंदर जो नोट करोगे वो यही लिखोगे, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, भी बहुत ही लंबा टाइम लेता है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, स्मॉल स्टेप्स में कंप्लीट होने के कारण उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी। हाँ, अगर 3 दिन है, 4 दिन है, तो वो एक पर्टिकुलर आपको पता चल गया ना, इतने अमाउंट में ये कंप्लीट होगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है भी अनगिनत, है ना। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीशन के लिए। और जो इरिवर्सिबल हमारा प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो लेता है फाइनाइट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। सो ये लेता है फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, और हमारा जो रिवर्सिबल है वो लेता है इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, जो ये हमारा रिवर्सिबल होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में अकर करता है। इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स। ये क्या लेता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में अकर करता है, और ये जो अकर करता है ये एक ही बारी में कंप्लीट हो जाता है। सो इट अकर्स ओनली वंस, एक ही बारी में हो जाता है। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो क्या लेता है, स्मॉल स्टेप्स में अकर करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, और इरिवर्सिबल क्या होगा, ओनली वंस अकर करेगा। वीडियो को पॉज करके पहले 2 चीज़ें आप पहले नोट करोगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भी वर्क डन। जो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है वो मैक्सिमम होता है, और इरिवर्सिबल में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम नहीं होता। वर्क डन in reversible process, work done in reversible process is maximum। इसमें वर्क डन मैक्सिमम लगता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, वर्क डन मैक्सिमम नहीं लगता, इज नॉट मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम नहीं होता, वर्क डन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है,
उसके बाद कुछ सोच के देखिए, अभी मैंने आपको बोला भी ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होता है तो ये कैसा प्रोसेस होगा, ये एक स्लो प्रोसेस होगा, और ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, ये एक फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, ये एक फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। फास्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही बारी में अकर हो जाएगा। लेकिन यदि अगर मैं इसकी बात करती हूँ, रिवर्सिबल की बात करती हूँ, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये स्लो प्रोसेस है और वो हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हर स्टेप जो है अपने प्रीवियस वाले स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें क्या आपने लिखना है, हर स्टेप जो है अपने प्रीवियस वाले स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों तरफ की जो बाहर की वैल्यू है, अंदर की वैल्यू है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब आप इसमें लिखोगे, फिफ्थ पॉइंट है नहीं, हाँ, ईच स्टेप इन दिस प्रोसेस, each step in this process is in equilibrium with the previous step, with the previous step। हर स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है प्रीवियस स्टेप के साथ। और यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम अकर ही नहीं करता, इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियली और फाइनली हम देखते हैं, इन बिटवीन इक्विलिब्रियम अकर ही नहीं करता। इसका रीज़न क्या है, मैं आपको ये भी एक डायग्राम से समझाऊंगी। पहले आप ये लिखोगे भी हर स्टेप जो होता है वो अपने प्रीवियस स्टेप के साथ या फिर अगले वाले स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में, फिफ्थ पॉइंट है ना, इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम does not occur in between the process, it occurs at initial and final position, ये कब अकर करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर अकर करती है, इन बिटवीन अकर नहीं करती। लेकिन ये जो है ये अपने प्रीवियस स्टेप के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करोगे, इसको नोट करोगे। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर से, मतलब एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने चीज़ आपको समझाई है। सो यस स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बोला था भी एक डायग्राम की हेल्प से जो अभी मैंने स्टेप आपको बताया, भी इक्विलिब्रियम जो है वो हर स्टेप के बाद अकर करता है। किस केस में, रिवर्सिबल के केस में। और इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है इन बिटवीन अकर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही अकर करेगा। इनिशियल होता है जहाँ से शुरू हो रहा है और फाइनल जहाँ पर खत्म हो रहा है, इन बिटवीन नहीं होगा। तो ऐसा कैसे मैं बोल सकती हूँ, आप देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं कंटेनर बनाती हूँ, कंटेनर, हाँ जी, अगर मैंने क्या किया, ये कंटेनर बनाया और इस कंटेनर के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट है और यहाँ पर मैंने लगाया है पिस्टन। ये मैंने क्या है, ये मेरा है पिस्टन, ये क्या है, पिस्टन है। अब स्टूडेंट्स खुद सोच के देखिए, अगर मैं कहूँ इसका इंटरनल प्रेशर P है, जो ये गैस इस पे एग्जर्ट कर रही है कंटेनर की वॉल पे, और एक्सटर्नल प्रेशर भी कितना है, P है। अगर मैं आपको इसके अंदर बोल देती हूँ भी फॉर एग्जांपल इस पे पाइल ऑफ सैंड प्रेजेंट है, सैंड के थोड़े मतलब वो छोटे छोटे सैंड कैसे वो प्रेजेंट है, या मतलब हमने थोड़ा सा बाहर देना है ऊपर से, तो मैं कहती हूँ ब्लॉक्स प्रेजेंट है, ये पाइल ऑफ सैंड आप लेट कर लो। तो यहाँ पर मान लो मैंने इस पर क्या किया, कुछ ब्लॉक्स रख दिए या फिर पाइल ऑफ सैंड रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये और प्रेशर एग्जर्ट होगा, और प्रेशर एग्जर्ट होगा तो कितना फ़र्क आएगा, स्मॉल चेंज आएगा, P माइनस डी हो जाएगा स्मॉल चेंज। अगर ऊपर से प्रेशर लगेगा तो कितना थोड़ा सा प्रेशर और लगेगा, P माइनस डी लग जाएगा। सिमिलरली नीचे से भी फिर प्रेशर लगने लग जाएगा क्योंकि गैस क्या एक्सपैंड करने लग जाएगी, है ना। तो करके क्या होगा, नीचे भी फिर कितना हो जाएगा, P माइनस डी। मान लो फिर एक और वेट उठा लेते हैं यहाँ से, इसको भी एकदम से उठा लेते हैं तो फिर से एक सडन चेंज आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया,
हमने ये ना ऊपर इसके ऊपर कैसे क्या ब्लॉक्स रख दिए या फिर मैं कहूँ पाइल ऑफ सैंड रख दिया, तो क्या हुआ इन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया तो हमारा सडन चेंज आया जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? P माइनस डी हो गया। जो स्मॉल होता है ना डेल्टा, ये स्मॉल डी जो होता है ये होता है स्मॉल चेंज के लिए, और ये जो कैपिटल डी होता है ये होता है लार्ज चेंज के लिए। तो ये स्मॉल डी का मतलब क्या है? भी थोड़ा सा प्रेशर में चेंज आया क्योंकि हमने उसके ऊपर वेट रख दिया। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे वेट उठाना शुरू किया तो नीचे से भी प्रेशर में फ़र्क आएगा, वो भी थोड़ा सा ही आया, वो भी P माइनस डी आया। तो करते करते ऊपर और नीचे दोनों में प्रेशर अब कितना हो गया? P माइनस डी पी। फिर मैंने क्या कि ये प्रोसेस और दोबारा से करने लगी, मैंने एक और ब्लॉक उठा लिया, नीचे से फिर प्रेशर बढ़ गया, ऊपर से फिर इक्विलिब्रियम में। तो देखा जाए तो अगर आपको इन शॉर्ट में बताऊँ, इन शॉर्ट में कहूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दोनों स्टेट में बाहर और अंदर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, बाहर और अंदर प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ पर क्या था? पहली स्टेट, दोबारा से बताती हूँ, पहली स्टेट क्या थी? मैंने बोला मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस पर लगा हुआ है पिस्टन, ये लगा हुआ है इसका पिस्टन, इसके अंदर गैस प्रेजेंट है जिसका अंदर प्रेशर है P जो इसकी वॉल्स पे एक्सर्ट करता है, और एक एक्सटर्नल प्रेशर है P जो ऐसे लग रहा है ना, पिस्टन के थ्रू लग रहा है। अब मैंने बोला मैंने इस कंटेनर पे क्या किया? स्मॉल बॉक्सेस रख दिए या फिर मैंने पाइल ऑफ सैंड रख दिया। जब मैंने ये इस पे रखा स्मॉल बॉक्सेस या पाइल ऑफ सैंड इसके ऊपर रखे पिस्टन पे, तो इसने इस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जिसके कारण पिस्टन नीचे मूव करने लग जाएगा। पिस्टन नीचे मूव करेगा तो अंदर वाला जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज करेगा और एक्सटर्नल प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा? P माइनस डेल्टा P हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो ये ऊपर रखे थे बॉक्सेस इनमें से एक बॉक्स उठा दिया। जब मैंने इनमें से एक बॉक्स उठा दिया तो इस प्रेशर में भी फर्क आएगा, ये भी कितना हो जाएगा? P माइनस डी हो जाएगा। मतलब दोनों प्रेशर आउटर और इनर वाले क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में आ गए। फिर ऐसे ही मैंने ये प्रोसेस बार बार किया, एक बॉक्स उठाया, एक बॉक्स रखा, उठाया रखा, उठाया रखा, तो क्या हुआ? कभी प्रेशर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ता है तो नीचे वाले का भी बढ़ जाता है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हर स्टेप में, हर स्टेप के बाद वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये तो किसका केस था? ये रिवर्सिबल का केस था। कहीं रिवर्सिबल में ले लो, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, ये समझाने के लिए। और यदि मैं आपको बोल देती हूँ भी इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, देखो इरिवर्सिबल का डायग्राम मैं आगे दिखाती हूँ। इरिवर्सिबल में अगर मैं आपको बोलती हूँ मेरे पास ये कंटेनर है डियर स्टूडेंट्स, इस कंटेनर में मैं बोलती हूँ भी यहाँ पर मेरा पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा पिस्टन है, मानते हो? ये मेरा क्या है? पिस्टन है। अब मैं बोलती हूँ भी इसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट है। अब इसके अंदर अगर मैं बोलती हूँ भी सडन डिक्रीज हो जाए प्रेशर में, ये एक्सटर्नल प्रेशर P है, ये इंटरनल प्रेशर P है, अगर बाहर या अंदर वाले प्रेशर में सडन डिक्रीज हो जाए, मान लो ऊपर से हमने एकदम से प्रेशर लगाया बहुत ज़्यादा तो गैस एक्सपैंड होने लग गई, गैस एक्सपैंड होने लग गई, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ? सडन डिक्रीज हो गया। तो उस केस में क्या होता है? मतलब एकदम से रिएक्शन हो गई तो हम बोलते हैं प्रेशर P माइनस डेल्टा P, यानी कि लार्ज चेंज इन प्रेशर आया और वो सिर्फ एक बार आता है, ये नहीं भी बार बार आए जा रहे, कभी कभी एक ब्लॉक उठाया दूसरा ब्लॉक उठाया, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ रिवर्सिबल के केस में होता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो स्मॉल स्टेप्स के अंदर अकर करती है। जैसे पहले आपने एक ब्लॉक उठाया, फिर आपने दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, इधर ऐसा नहीं होता, इधर रिएक्शन एकदम से ही होती है, एकदम से ही होती है। एकदम से बाहर से इतना प्रेशर लगेगा, ये गैस क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी, एकदम से ही प्रेशर लग जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो? तो ये इसके अंदर चेंज आता है, वो आता है P माइनस डेल्टा P, और इसके अंदर जाता है P माइनस डी स्मॉल चेंज। इसके अंदर क्या आता है? स्मॉल चेंज आता है, जिसकी वजह से वो इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स में अकर करती है और वो क्या होती है? स्लो होती है। लेकिन इसके केस में क्या है? इनफाइनेटली वो एकदम से ही अकर कर जाती है, स्मॉल स्टेप्स में नहीं होती, अकर एट वंस होती है। और ये जो होती है हमारी बेसिकली ये फास्ट होती है। समझ पा रहे हो? तो ये होती है हमारी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं क्या करती हूँ, एक टेबल बनाती हूँ और उसमें आपको इकट्ठे सारा कुछ लिखवा देती हूँ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा पेपर में अगर आपको पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड व्हाट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे, ठीक है, बी द प्रोसेस इन विच अकर्स इन इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स, द प्रोसेस which occurs in infinitely small steps, वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारा? रिवर्सिबल होता है, मानते हो? ठीक है। और इरिवर्सिबल हमारा कौन सा हो जाएगा? इज नॉट अकर्ड, या फिर आप इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हो विच अकर्स एट वंस, द प्रोसेस विच अकर्स एट वंस, पूरा लिख लेना, ठीक है। द प्रोसेस विच अकर्स एट वंस इज नॉन एज इरिवर्सिबल। वर्क डन
अब वर्क डन इसमें मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, कभी प्रेशर, कभी ब्लॉक रख रहे हैं, हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वर्क डन यहाँ पर मैक्सिमम होता है और वर्क डन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होता, वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता। पूरा पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, और ये वाला प्रोसेस कैसा हो जाएगा हमारा, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। उसके बाद हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट ईच स्टेप इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, just after the previous step, और यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर इन बिटवीन, इट अकर्स एट इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो स्टूडेंट्स आपको इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल जो प्रोसेसेस है समझ आ गए होंगे। अब आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, दैट इज़ हीट। हीट क्या होता है? सोचो हीट क्या होता है? हीट इज़ बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म होती है हीट, ठीक है। हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं द फॉर्म ऑफ एनर्जी की या द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसे हम क्या बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप खुद सोच के देखिए, भी मैं बात कर रही हूँ हीट की। हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट होता है जूल। हीट का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। और भी यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट होता है कैलोरी, है ना। तो हीट का यूनिट क्या होता है? जूल होता है बेसिकली, और हीट होता क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अब एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम। ये क्या चीज़ है देखो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देख रहे थे भी हीट का टॉपिक क्या होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको इतना बता दिया। अब दो चीज़ें जो कि बहुत बेसिकली आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, वो ये होता है हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम, ये क्या चीज़ें हैं? जब भी आप पढ़ो ना तो फिजिक्स वाले, मतलब जब भी फिजिक्स में भी आपको चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगा तो मिक्स मत करना। कहीं सोचो केमिस्ट्री में तो हमने पढ़ लिया, अब हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आता है हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होता है और हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या होता है। हीट गिवन टू द सिस्टम और हीट गिवन बाय द सिस्टम। देखो सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, वो मतलब ऐसा रीजन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ऐसा पार्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है। अब अगर सिस्टम को हीट मिल रही है तो सिस्टम ने कुछ गेन किया, मतलब उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसने कुछ गेन किया, उसने क्या की, हीट गेन करी सिस्टम ने। अब अगर सिस्टम हीट गिवन बाय द सिस्टम, मतलब कि सिस्टम ने हीट को दे दिया, और अगर सिस्टम से हीट चली जाएगी तो इस सिस्टम पे क्या चार्ज आ जाएगा, मतलब क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, लेकिन फिजिक्स के साथ इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये तो समझ आ गया। एक चीज़ होती है यूनिट, आपको मैं बताती हूँ, यूनिट इसका जूल होता है, और अगर आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स होता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। और हम हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो वर्क और हीट में तब आपको बोला था क्या होते हैं, वर्क और हीट हमारे होते हैं पाथ फंक्शन, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। अब हम जो नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताती हूँ, वो हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी भी हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो इन टर्म्स पे चलने से पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और जो प्रीवियस अभी आपको लिखवाया था उसको नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स,
सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझने से पहले हम समझेंगे भी हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है भी, आपको कितनी हीट की ज़रूरत है ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, सिस्टम का। सिस्टम का क्यों, क्योंकि हम उसे स्टडी कर रहे हैं। सो हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है ताकि उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हीट रिक्वायर्ड यानी कि Q। ठीक है, और कितनी रिक्वायर्ड ताकि वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि डेल्टा T से हम इसे डिवाइड करेंगे। सो इसका फॉर्मूला होता है C इज टू Q अपॉन डेल्टा T, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हीट कैपेसिटी का है भी। आपको सिस्टम की हीट बढ़ानी है तो आपको कितनी हीट उसे देनी पड़ेगी भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करके इस टर्म को नोट डाउन कर लेना है। अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। नॉर्मल हीट कैपेसिटी होता है भी कितनी हीट रिक्वायर्ड है ताकि उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है भी उस सिस्टम का 1 ग्राम जो है वो अमाउंट बढ़ जाए तो हमें उस टाइम कितनी हीट चाहिए भी वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ जाए। कैसे, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, उसमें भी सेम ये था भी कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। अब किसका टेम्परेचर, उसमें हम नॉर्मल सिस्टम की बात करते थे, लेकिन यहाँ हमने स्पेसिफिकली बोल दिया भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे जो हमें हीट रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब अगर आपने सिंपल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, सिंपल सिस्टम का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप उसे हीट कैपेसिटी बोलते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि उस सब्सटेंस का 1 ग्राम, पर्टिकुलर सब्सटेंस में 1 ग्राम का आपको टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जो आपको हीट रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर हम उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मान लो अगर यहाँ पर मैं 1 ग्राम की जगह 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कर दूंगी, वो हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस इतना सही फर्क है। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का दे दिया जाए तो C के पैर में V, C क्या होता है हमारा, C आपको पता है हीट कैपेसिटी के लिए यूज़ किया गया था। अब अगर मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसके पैर में V इज इक्वल्स टू Q बाय M डेल्टा T। अब आपको मैंने प्रीवियस केस में जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था वो क्या बोला था, मैंने बोला था C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा T। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ मैं सिस्टम की बात कर रही थी, यहाँ मैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस यानी कि उसके मास को कंसीडर कर रही हूँ, तो मुझे उसके मास से भी डिवाइड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, ये Q भी हीट ही है, हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर C के पैर में P इज इक्वल्स टू Q बाय M डेल्टा T। ये क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालने को दे दो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, प्रेशर पे निकालने को दे दे तो ये लगाना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलती हूँ जो नेक्स्ट चीज़, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करोगे, अभी मैंने आपको बता ही दी है बी हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, आप साथ साथ लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a substance, 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। उसमें हमने बोला था 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, किस में बोला था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। मोलर में क्या होता है भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए हम कैपिटल C यूज़ करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Q अपॉन
n डेल्टा टी। n का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ मोल्स। प्रीवियस केस में m क्या था? हमारा मोलर मास था, क्योंकि हम ग्राम की बात कर रहे थे। सिमिलरली कैपिटल C लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए स्मॉल c लेते हैं, ठीक है। वैसे हम बड़ा C लेंगे किसके लिए? मोलर वाले के लिए। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन n डेल्टा T, ठीक है। वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब मैं आपको एक रिलेशन बताती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के बीच में। जो कैपिटल CP है, कैपिटल CP क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्मॉल cp। यानी कि अगर आप उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उसके मॉलिक्यूलर मास से, सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये हमारा क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब ये किस पे है? एट कांस्टेंट प्रेशर वाला बताया है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी आप खुद ब खुद बता सकते हो। क्या हो जाएगा? बड़े वाला CV इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इनटू छोटे वाला CV। यानी कि अगर आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा। एक तो ये रिलेशन है। एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। अब इधर CP CV जो है वो छोटे वाले हैं। अब कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो आप एक काम कीजिएगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, छोटे वालों को, और कैपिटल वाले को तो हम वैसे लिख ही लेते हैं, है ना। इसको हम ऐसे लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से आप नोट करोगे वीडियो को पॉज करके। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा टॉपिक है आज का वीडियो लेक्चर है, ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टर्म को लेके आएंगे और एक और टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड है, हम उसे भी उसके अंदर स्टडी करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।